नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज वीडियो की सबसे बड़ी चर्चा रहेगी बांग्लादेश और अमेरिका की डील की। बांग्लादेश रियल में सरेंडर हो गया है। बांग्लादेश ने अपना सभी मार्केट खोल दिया है, पोल्ट्री मार्केट, कृषि मार्केट और जिस भी तरह के मार्केट थे, बांग्लादेश ने पूर्ण तरह से सरेंडर कर दिया है ट्रम्प के सामने। और अब भारत की जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, जहाँ की ये भागी जा रही थी, चाहे पर्ल ग्लोबल हो, चाहे तुम्हारे गोकुलदास एक्सपोर्ट हो, चाहे वर्धमान टेक्सटाइल हो, इन कंपनियों के बारे में ऐसी कौन सी नेगेटिव खबर आ गई कि ये कंपनी आज 4 से 5% टूट गई? उसके पीछे वजह क्या है? देखो साथियों, वजह है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में होने वाली ट्रेड डील। उस ट्रेड डील में दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। देखो, अमेरिका ने जो बांग्लादेश के ऊपर 20% का टैरिफ लगाया गया था, उसे घटा करके 19% कर दिया है। लेकिन एक पॉइंट बीच में ऐसा फंसा दिया है, जो पॉइंट बड़ा ही सोचने विचार है। भारत के जो टेक्सटाइल के शेयर गिरे हैं ना, वे गिरे हैं डबल इम्पैक्ट के। उन टेक्सटाइल के शेयरों के पीछे गिरने की वजह है डबल इम्पैक्ट। पहला इम्पैक्ट तो ये है कि हमारे से 1% ज़्यादा नहीं है, दरअसल वो 0% है। क्यों है? क्योंकि उसमें एक शर्त घुसा दी है अमेरिका ने कि जो अमेरिका से यान, मतलब जो टेक्सटाइल बनाने के लिए जो यान है या जो रॉ मटेरियल है ना, वो अगर आप अमेरिका से खरीदते हो ना, तो वो जब उनके कपड़े बन के जाएंगे वापस अमेरिका में, तो उस पे अमेरिका कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। आप समझो पहले, भारत बांग्लादेश को 22,000 करोड़ रुपए के टेक्सटाइल का यान भेजता था, मतलब रॉ मटेरियल भेजता था बांग्लादेश को। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि अभी बीच में बहुत सुर्खियां रही कि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं तबाह हो गई है। वो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, क्योंकि जो कम रेट में भारत जो है ना, बांग्लादेश को जो रॉ मटेरियल है ना, वो डंप कर दे रहा था। यही कारण है कि ट्रम्प क्या चाहता था भारत से। ट्रम्प चाहता था कि भाई अपना बाजार खोल दो। भारत ने कुछ एंट्री बैरियर के साथ में बाजार खोला, लेकिन बांग्लादेश ने कोई एंट्री बैरियर नहीं रखा। उसने पूर्णतः ही बाजार खोल दिया, बोला हमारे यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं, आप आइए, जो बेचना सो बेचिए। आप चाहे सोयाबीन बेचिए, चाहे आप अपने यहाँ कृषि प्रोडक्ट बेचिए, आपको तो जो बेचना सो बेचिए। दरअसल बांग्लादेश की जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हिस्ट्री देखोगे निकाल के, तो पाओगे कि 80% जो बांग्लादेश वो टेक्सटाइल बेचता है, मतलब कपड़े में उसकी एक तरह से मोनोपोली है। और उसका जो रॉ मटेरियल है वो भारत से खरीदता है। अब वो डायरेक्ट अमेरिका से डील करी उसने, और 0% पर ले आया। इसीलिए आज जो हमारी टेक्सटाइल वाली कंपनियां हैं वे गिरी हैं। उनके पीछे गिरने की वजह यह है कि उन पर डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि भाई 1% का टैरिफ की बात नहीं है, बात यह है कि उनका रॉ मटेरियल खरीदा और वो कपड़े गए। हमारा 118 रुपये की टी शर्ट मिलेगी, वहाँ 100 रुपये की मिलेगी। मतलब 0% ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि ट्रम्प के लिए उसने विदाउट किसी एंट्री बैरियर के अपने पूरे बाजार खोल दिए कि आप हमारे यहाँ आइए और धैर्य से व्यापार कीजिए। विस्तार से आज विषय विषय को समझेंगे। पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर नेस्डेक, S&P 500, डाउजोन का क्या हाल है। उनका मिला जुला कारोबार है। अगर बात करें हम डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 96 के नीचे आ गया है, 97 के नीचे, 96.77 पे बना हुआ है। इतना नीचे आने का मतलब ये है कि जो मेटल से रिलेटेड स्टॉक है ना, उनके अंदर आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। जो मेटल और माइनिंग, और अभी की स्थिति में जब आप किसी चार्ट पैटर्न को देखोगे, तो किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट आप ये पाओगे कि जो मेटल वाले स्टॉक है ना, या माइनिंग वाले स्टॉक है ना, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कारण ये है उसके पीछे कि कहीं ना कहीं सरकार भी उस पर ध्यान दे रहा है। या जैसा आप देखो कि आईटी के जो शेयर है ना, वो अभी कुछ ज़्यादा चल नहीं रहे। चल इसलिए नहीं रहे कि जो अमेरिका के अंदर एक एथ्रोपिक एआई करके कंपनी आई थी, जिसने ऐसा एक टूल बनाया था कि अगर वो टूल एआई कंपनी ले लेती है ना, कोई भी आईटी से, मतलब आईटी कंपनी ले लेती है, तो उसको कोडिंग वगैरह के लिए जो वो अपने आईटी के लड़कों से करा रही है, उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आईटी के शेयर अभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम कर रहे हैं। ज़्यादातर अगर आपको किसी सेक्टर वाइज किसी में ऊपर की ओर मूव दिख रहा है ना, तो वो सेक्टर है तुम्हारा, एक तो मेटल सेक्टर, दूसरा माइनिंग सेक्टर, दूसरा तुम्हारा पावर जनरेशन सेक्टर। देखो, क्या कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है, बट एक बात कर रहा हूँ मैं कि किस तरफ बाजार जा रहा है, बाजार का मूड क्या है। तो मूड को जब आप खोजने जाओगे, तो पाओगे कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन सेक्टरों के अंदर मूव दिख रहा है। उसी के अंदर मेटल आ रहा है। मेटल क्यों आ रहा है? डॉलर इंडेक्स हल्का हल्का धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, और मेटल में कहीं ना कहीं उसके विपरीत काम चलता है।
सोना भी धीरे धीरे आपने देखा, जैसे डॉलर इंडेक्स हल्का हल्का कमजोर हो रहा है, तो सोना भी तुम्हारा 1,46,000 के आसपास, 1,40,000 के आसपास आ गया था। अब धीरे धीरे 1,60,000 के करीब पहुंच गया, 1,60,000 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि मेटल मजबूत है। माइनिंग इसलिए मजबूत है कि माइनिंग पर सरकार भी फोकस कर रही है। तो माइनिंग, अभी आपको जान का आश्चर्य होगा कि सरकार ने 2030 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की एक मिशन चला रखा है, जिससे जो तुम्हारा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जो जहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा है ना, वहाँ पे क्या माइनिंग ज़्यादा है, तो उस माइनिंग को पर्याप्त निकालने के लिए पहले नक्सल मुक्त भारत होना बहुत जरूरी है। जब तक नक्सल मुक्त भारत नहीं होगा तब तक वो माइनिंग कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर्याप्त उतनी, मतलब जो निकालने जाते हैं ना, जो भी कंपनियां मतलब टेंडर लेती है, तो AK-47 लेके नहीं करती टेंडर। तो कोई कंपनी लेगी और वो मजदूरों से ही काम कराएगी, तो मजदूर वहाँ मरने थोड़ी जाएंगे। सबसे पहले जो नक्सलिए हैं, जो वहाँ पे इस तरह की गतिविधि हो रही है, सबसे पहले CRPF के माध्यम से गवर्नमेंट जो है ना, उनको साफ करना चाह रही है। और ये दबे पांव हो रहा है, आप सबको पता है, नहीं पता, लेकिन आप जब अखबारों को देखोगे, अखबारों के हेडलाइंस को देखोगे, तो पाओगे कि आज इतने नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, आज इतने नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इस बात को जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने आकर के मतलब स्पष्ट करा है कि हम भारत को नक्सल मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जिससे माइनिंग पर्याप्त हो सके। तो सरकार का माइनिंग की ओर ध्यान है। तो तीसरी बात ये है कि भाई मेटल, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सरकार ने बोला कि हम 12 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रा पे खर्च करेंगे। तो रोड बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, जो भी बनेगा उनके अंदर कहीं ना कहीं मेटल तो लगेगा भाई, लोहा, स्टील। तो इसीलिए टाटा स्टील, सेल जैसी कंपनियां जो है ना, उनके अंदर आपको मूवमेंट दिख रहा है। आज अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों के ऊपर नजर डालोगे, तो आज उन्होंने बिकवाली करी है तुम्हारा 352 करोड़ रुपए की। वहीं अगर DII की बात करोगे, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो 1588 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी करी है। कुल मिला के FII DI का आंकड़ा है जो वो ये बता रहा है। उससे भी पहले जो एक इम्पैक्ट है ना, वो है तुम्हारा रुपया का। 90.60 पैसे पर रुपया तुम्हारा कारोबार कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। एक और चीज है जो शायद कोई नहीं बताएगा, वो है तुम्हारा जो अभी विक्रम मिस्त्री ने जो बयान दिया है, विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री, उन्होंने रूस से तेल लिए जाने को लेकर के एक बयान दिया है, और वो बयान डराने वाला है। क्या है डराने वाला? उस बयान में क्या कहा है विक्रम मिस्त्री ने? उन्होंने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा को लेकर के किसी की मतलब आश्रित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम अब जहाँ से मर्जी होगी हम वहां से ऊर्जा लेंगे। तो इससे एक और खोबा खड़ा होने की संकेत दिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि बोल दिया कि यार देखो, अगर तुम इस तरह से करोगे तो हम 25% से फिर से टैरिफ लगा देंगे। तो क्या फिर से इनकी जो झचपच होने वाली है? क्योंकि कल मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहेंगे, जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ बोल रहे हैं, तो उनकी इस बात को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो कब क्या बोल देंगे वो उन्हें खुद भी मालूम नहीं। अभी उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर के अपने जो जहाज जा रहे हैं उनको एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप स्टेट ऑफ हार्मुज में मत जाइए, वहाँ पे ईरान हो सकता है कुछ आपके ऊपर आक्रमण वगैरह कर दे। तो इतना बोलना था डोनाल्ड ट्रंप का कि जो क्रूड ऑयल जो 66-65 डॉलर के आसपास चल रहा था, वो $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। क्रूड ऑयल महंगा होने से क्या होगा? देखो, क्रूड ऑयल जब महंगा होता है ना, या स्टेट ऑफ हार्मुज अगर बंद हुआ ना, तो पूरे विश्व के अंदर जो क्रूड ऑयल की कीमतें है ना, वो आसमान छूने लगेंगी। और जब पूरे विश्व के अंदर क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, तो जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है ना, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपन काय में आते हैं? देखो, भारत इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारा ज्यादातर पैसा जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में जाता है। अब जो क्रूड ऑयल, ऐसा समझ लो, अगर हम $60 प्रति बैरल पे चल रहा है और हम $1 लाख खरीद रहे हैं, तो हमारे जा रहे हैं 60 लाख बैरल, 60 लाख रुपए जा रहे हैं, उदाहरण से बता रहा हूँ। और यही अगर कीमत बढ़ के हो जाती है इसकी स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होने से, और तनाव एक दूसरे के बीच में बढ़ने से, $100 या $110, $120 प्रति बैरल पहुंच जाती। तो वही 1 लाख बैरल बुलाने के लिए हमें जो 60,000 देने पड़ रहे थे या 60 लाख देने पड़ रहे थे, अब वो देने पड़ेंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपया। तो इसका मतलब क्या है? कि मतलब ये है कि स्टेट ऑफ हार्मुज का बंद होना, क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आना, पूरे देश के अंदर महंगाई लाएगा वो। क्यों लाएगा यार? इस क्रूड स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हुआ तो देश के अंदर महंगाई कैसे आ जाएगी यार? तुम कैसी बात एक्सप्लेन करूँ, रुको एक मिनट। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, जो तेल कंपनियां हैं उनकी इंपोर्ट लागत बढ़ गई, मतलब लागत बढ़ गई। अब जब उनकी लागत बढ़ गई तो वो क्या कहेंगी
कि भाई हम अपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे। और अगर दाम बढ़ाएंगे तो सरकार के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये निकल के आता है कि या तो सरकार क्या करेगी कि भाई इन्हें सब्सिडी देगी और सब्सिडी देके अपने बजट पर झेलेगी, और उसके बाद इन्हें बोलेगी कि आप जनता को उतने में ही देते रहो, हम आपको एडिशनल बजट दे रहे हैं। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी में देते हैं, जैसे यूपीआई वगैरह के लिए सरकार सब्सिडी देती है। पर ऐसा सरकार करेगी नहीं, क्योंकि पहले ही गरीबी में आटा गिला है सरकार का। अब सरकार क्या करेगी अगर ऐसा नहीं करेगी? उसके लिए मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ क्या करेगी। अब सरकार ये करेगी कि जब सरकार का गरीबी में आटा गिला है, सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं देगी, तो बोलेगी ठीक है आप डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो। अगर आपका दिल्ली से बम्बई तक का भाड़ा अगर मान लो 1 लाख रुपया है ट्रक का, आप 1 लाख की जगह वो भाड़ा होकर 1.5 लाख। तो जो व्यापारी है जो दिल्ली से सामान बुला रहा है या बम्बई से सामान बुला रहा है, तो वो अगर उसको सपोज करो कोई 100 रुपये वाली चीज बुलाई उसने, 100 रुपये उस पर भाड़ा लग गया, है ना। माने ऐसा मान के चलो 1 लाख का सामान बुलाया, 10 लाख का सामान बुलाया, 1 लाख भाड़ा लग गया, 11 लाख हो गए। तो अब वो 11 लाख का मतलब ये हो गया कि वो 110 रुपये किलो बेचेगा आपको, 110 रुपये किलो बेचेगा। अब मान लो वो भाड़ा ही 15 1.5 लाख लग रहा है, तो उसे वो 11.5 लाख में पड़ रहा माल वहां के। तो 11.5 लाख में पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो माल ही उसे 11.5 रुपये किलो पड़ रहा है। तो अब वो आपको क्या रेट में बेचेगा? वो 15 बेचेगा, 13 बेचेगा, 12 बेचेगा, लेकिन 10 तो नहीं बेचेगा। तो देश के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए धीरे से नीचे से लिफाफा चिपका देती है, कुछ नहीं बोलती, बस वो तो कह देती है कि भाई और बहनों, स्टेट ऑफ हार्मोज में बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी को देखते हुए हमें कीमतों में बदलाव करना पड़ेगा, और कर देंगे। हालांकि जब हम रूस से तेल खरीद रहे थे, तो जब हमें 30 से 40 डॉलर प्रति बैरल आ रहा था, उसके बीच का जो डिफरेंस था वो कंपनियों की आपको बैलेंस शीट पर दिखेगा। जब आप एच पी सी एल, आई ओ सी एल, बी पी सी एल की बैलेंस शीट को देखोगे, तो पाओगे कि इन्होंने वॉल्यूम तो उतनी करी है, मतलब जो सेल्स है ना, सेल्स अल्टीमेटली वॉल्यूम वॉल्यूम इनकी उतनी है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बढ़ गया। प्रॉफिट मार्जिन क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये पहले 60 रुपए का तेल लेगा 90 में बेच रही थी, तो 30 रुपए का मार्जिन था। अब ये 30 रुपए का तेल लेगा 90 में बेच रही, तो 60 रुपए का मार्जिन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो मतलब इनके बैलेंस शीट पे पैसा आ गया, लेकिन वो बैलेंस शीट पे जो पैसा आया है कंपनियों की, वो कंपनी को पास ऑन नहीं किया। डिविडेंड के रूप में थोड़ा बहुत दे दिया तो अलग बात है। हालांकि सरकार को चाहिए था कि इन कंपनियों से बोल कर जो डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं ना, उनमें कम करें। लेकिन सरकार ने मालूम है क्या करा है? सरकार की आपको मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे क्या बात कर दी। सरकार ने धीरे से लिफाफा चिपका दिया, मतलब अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। यूँ क्या हो गया यार? सरकार तुम्हारे फायदे सोचेगी, अपना सोचेगी? अपना मतलब मेरा नहीं, सरकार अपना फायदा सोचेगी। तो उसने धीरे से जो 6% की एक्साइज ड्यूटी थी, उदाहरण से समझ लो उससे 7 की कर दिया। बोले ठीक है, जनता को तो जो मिलना मिलन दो, तुम तो एक काम करो, अभी कितने दे रहे थे तुम मुझे? बोला भाई साहब मैं तुम्हें 60 रुपये दे रहा था, काम करो 70 दे करो, चलेगा, राम दो, कोई बात नहीं। अब जब सरकार घटने लगेगा, तो सरकार घटते समय कम नहीं करेगी। ये आपको जो गलत फहमी है कि सरकार घटेगा तो हमारे कम कर देगी, ना एक्साइज ड्यूटी से दे देगी, ना बढ़ा देगी। बोले अब तो ऊपर से, क्योंकि जनता को समझाना आसान है, जनता समझ जाती है। बोले स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हो गया है, ईरान और अमेरिका का तनाव बढ़ गया है, हमने वेनेजुएला से तेल लेना रखा है, रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। देखो हालांकि विक्रम मिस्त्री ने जो कहा है ना, वो साहब आसान ना मानो, क्योंकि कब क्या बोल देंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता। वास्तविकता में बता रहा हूँ मैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल देंगे वो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता। अब जैसे अमेरिका ने उनसे कमिटमेंट ले लिया बांग्लादेश से कि आप 15 बिलियन डॉलर की एनर्जी खरीदोगे हर साल। एनर्जी का मतलब है क्रूड ऑयल, वो खरीदना ही है। रॉ मटेरियल आपको अमेरिका से खरीदना है। आपके जो जेनरिक मॉडिफाइड फसलें हैं, वो भी अमेरिका में आएंगी। हर तरह की जो एंट्री बैरियर था जो भारत में लगा रखा था, बांग्लादेश ने वो खत्म कर दिया। बांग्लादेश ने सब तरह से स्वतंत्र कर दिया है अमेरिका को कि आप बांग्लादेश में आइए और आप मेरे आका हो, जो बेचना चाहते हो वो बेचिए। यही कारण है कि भारत का 70% रॉ मटेरियल, भारत से 70% रॉ मटेरियल खरीदता था अमेरिका, वो बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कपड़ा बनाता उसका रॉ मटेरियल भारत से खरीदता 70%। अब उसने क्या कर दिया?
अब उन्होंने साइड बाईपास करते हुए अमेरिका को चुन लिया और भारत के से 18% का टैरिफ भी अब महंगा लगने लगा। यही कारण है कि आज टेक्सटाइल वाली कंपनियां धड़ाम से गिर गई। बांग्लादेश ने ये मान के चलो अपने आप को सरेंडर करने की कीमत चुकाई है ट्रंप के आगे। ये जो रियल में सरेंडर होता है ना, वो आप बांग्लादेश से पूछ के देखो कि सरेंडर होता क्या है। ट्रंप ने एक बात और कही है कि जो सी जिनपिंग है ना, वो अगले महीने, शायद अगले महीने से अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं। अभी ऐसी भी खबरें चल रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी चीन आ सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये आना जाना क्यों लगा रखा भाई? लगा इन्होंने इसलिए रखा है कि ये इन्हें खुश करना है एक दूसरे को। ये एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को तोड़ने में लगे हैं और बस केवल बाहर से दिखाना नहीं चाहते कि हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था तोड़ने में लगे हैं। तो परिस्थिति बहुत खराब है। अगर आप टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहे हो या आपके पास कोई स्टॉक है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें जो भी करें, क्योंकि स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। अब भारत पर डबल इम्पैक्ट पड़ेगा टेक्सटाइल का। अब क्यों पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादातर हम हमारा जो पड़ोसी है वो कम्पीट हमें टेक्सटाइल में करता है और बाकी तो सब ठीक है। बाकी टेक्सटाइल वाली जो कंपनी है ना, उनके लिए बहुत नेगेटिव खबर है। तो इसलिए सावधान रहे, अलर्ट रहे। अब जो भी कुछ होगा देखा जाएगा आगे। धीरे धीरे परत खुलेगी तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।